Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is our first lecture of Module 4, in which I am going to discuss about plastering. Following topics will be covered: what is plaster and what is plastering, what are the objectives of plastering, and what are different types of mortar which is used for the work of plastering, and what are the different methods of plastering. So, following topics will be discussed in detail. So, starting with the first topic, that is plastering. So, basically जब हम plastering की बात करते हैं, so plastering is the process of covering rough surface. So, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप किसी वॉल की कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे तो आपके वो स्टोन मैसनरी का पार्ट हो, चाहे तो आपके वो ब्रिक मैसनरी का पार्ट हो, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे हमें रफनेस देखने को मिलती है. सो दैट वॉल और द पार्ट ऑफ कॉलम दे ऑल आर रफ. सो उनके सरफेस को स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक जस्ट सिंपल एक कोट अप्लाई करते हैं मोटार की, एंड जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ये होता है कि हमें एक स्मूथ ड्यूरेबल सरफेस देखने को मिलता है. सो प्लास्टरिंग इज दैट प्रोसेस. सो इट इन्वॉल्व्स थिन कोट ऑफ प्लास्टिक मोटार टू फॉर्म अ स्मूथ ड्यूरेबल सरफेस. ओके, एंड जो ये हमारा स्मूथ ड्यूरेबल सरफेस है, द कोटिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं दैट इज प्लास्टिक इन नेचर, दैट मटेरियल इज नोन एज प्लास्टर, और वी कॉल इट एज अ प्लास्टर. यहाँ पे हमें एक टर्म और देखने को मिलता है, दैट व्हाट इज रेंडरिंग ना. सो प्लास्टरिंग ऑन एक्सटर्नल एक्सपोज सरफेस मीन्स हमारे जो भी एक्सटर्नली एक्सपोज सरफेस हैं, जब हम उनके प्लास्टरिंग की बात करते हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है, दैट टर्म इज नोन एज रेंडरिंग. सो कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लास्टरिंग. जब हम प्लास्टरिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इससे हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट वन इज टू प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल सरफेस. जो भी हमारे सरफेस हैं, जो भी आपके स्ट्रक्चर के सरफेस हैं, उन्हें क्या करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर. क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल सरफेस होंगे वो एक्सपोज होंगे, तो वहाँ पे चांसेस क्या है कि जब भी रेन होगा तो वो कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो देयर विल बी चांसेस दैट रेन वाटर विल पेनिट्रेट. सो उस चांस को रिड्यूस करना, एंड उस चांस को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि हम एक्सटर्नल सरफेस को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. साथ ही में रेन के साथ साथ और भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, और भी एटमॉस्फेरिक एजेंसीज़ हैं जो कि क्या कर सकते हैं, आपके सरफेस को हार्म कर सकते हैं. सो प्लास्टर के हेल्प से हम उन्हें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट, कि जो हमारा रिजल्ट है मीन्स आफ्टर प्लास्टरिंग जो सरफेस मिलता है, दैट सरफेस इज स्मूथ. वो जो हमारा सरफेस होता है वो स्मूथ इन नेचर है. अब स्मूथ इन नेचर है तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है, बेनिफिट्स ये मिलता है कि वहाँ पे डर्ट या डस्ट डिपॉजिट नहीं होते. सरफेस रफ होगा तो वहाँ पे आपको डर्ट और डस्ट के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, बट प्लास्टरिंग के हेल्प से हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ हो चुका है, तो यहाँ पे ना तो डर्ट का ना तो डस्ट का डिपॉजिट होगा. इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लास्टरिंग वी कैन इम्पार्ट डेकोरेटिव इफेक्ट्स. हम वहाँ पे डेकोरेटिव इफेक्ट्स भी ला सकते हैं. मीन्स हम अपने वॉल में क्या कर सकते हैं, प्लास्टरिंग के बाद या प्लास्टरिंग के साथ हम उसके अंदर डेकोरेटिव इफेक्ट क्या कर सकते हैं, वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. एंड प्लास्टरिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सरफेस अगेंस्ट वर्मिन्स. सो जो वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि चांसेस है कि वहाँ पे वर्मिन्स का अटैक हो सकता है, तो सो प्लास्टरिंग क्या करता है, उनके अटैक से भी अपने उस पर्टिकुलर वॉल या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर सकता है. और इसके साथ ये भी है कि जस्ट एग्जांपल लीजिए, आपकी कोई वॉल है और वॉल कैसे मटेरियल्स की बनी हो, जो कि आपकी इन्फीरियर क्वालिटी का है, मीन्स उसकी क्वालिटी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इट्स ऑब्वियस अगर उसकी क्वालिटी अप्रोप्रिएट नहीं होगी तो लाइफ क्या होगा, उसकी लाइफ भी शॉर्ट होगी. सो उस लाइफ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उस लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए हम वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करें. और प्रोटेक्टिव लेयर किसकी बनेगी, वो आपके प्लास्टर की बनेगी. सो ये आपके इन्फीरियर मटेरियल की क्वालिटी होने के बाद भी आपके उस स्ट्रक्चर की लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकता है. और साथ में ये है कि अगर आपका जो वहाँ पे वर्कमैनशिप है अगर वो पुअर क्वालिटी का है, तो देन ये उसे भी हाइड कर सकता है. मीन्स हमारे पुअर क्वालिटी के मटेरियल या इन्फीरियर क्वालिटी के मटेरियल होंगे उसे कवर करेगा. अगर वर्कमैनशिप आपकी पुअर है या डिफेक्टिव है, तो देन प्लास्टरिंग हेल्प हम उसे भी कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट ये आता है, व्हाट शुड बी द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड प्लास्टर. जब भी हम गुड प्लास्टर की बात कर रहे हैं तो आइडियल प्लास्टर क्या होना चाहिए, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए, या कौन से ऐसे प्लास्टर हैं जिसे कि हम एक आइडियल प्लास्टर बोल सकते हैं. सो ऐसा प्लास्टर जो कि हमारे बैकग्राउंड पे मीन्स जहाँ पे भी आप इसे अप्लाई कर रहे हो उस पर क्या करें, उस पर एडहर करें, उस पर स्टिक करें. और ये जो एडहरनेस है या जो उस पर स्टिक हो रहा है ये परमानेंट होना चाहिए.
ऐसा नहीं है कि अभी हम लोगों ने प्लास्टरिंग की, आज जो है आपका प्लास्टर उस वॉल पे स्टिक कर रहा है, बट जैसे ही वेरिएशंस देखने को मिलने हैं आपके उस पर्टिकुलर एरिया में, मीन्स वहाँ पे सीजनल वेरिएशन होगा या हो सकता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज हो रही हो, तो उस केस में भी आपका प्लास्टर उस पर्टिकुलर सरफेस पे एडहर्ड होना चाहिए। ऐसा आपके प्लास्टर को पोस्ट, ऐसी क्वालिटी आपके प्लास्टर को पोस्ट करनी चाहिए। इसके बाद ये है कि जो भी हमारा सरफेस है या जब हम प्लास्टर कर ले रहे हैं तो जो हमारा रिजल्टिंग सरफेस मिल रहा है दैट शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल। वो आपका हार्ड होना चाहिए एज वेल एज ड्यूरेबल भी होना चाहिए। ड्यूरेबल होगा देन ये बाकी फैक्टर से प्रोटेक्ट कर सकता है आपके वॉल्स को। इसके साथ जब हम बात करेंगे वर्केबिलिटी को लेकर कि क्या हम किस ईज से इस पे काम कर सकते हैं, तो इट शुड पोजेस गुड वर्केबिलिटी। इससे वर्केबिलिटी भी मिलनी चाहिए, मीन्स हम आसानी से उस पर काम कर सके, जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं उस पर हम आसानी से पहुंच सके। ऐसा ना हो कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़े, सो उसकी वर्केबिलिटी पुअर हो जाएगी। सो इट शुड बी हाईली वर्केबल या इट शुड पोजेस गुड वर्केबिलिटी प्रॉपर्टी। एंड इसके साथ साथ ये भी है कि जो भी प्लास्टर है वो हर एक वेदर कंडीशंस में अप्लाई किया जा सके ना। सो प्लास्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाउंड कर सके अपने आप को कि हम कुछ ही लिमिटेड वेदर्स में ही उसे अप्लाई करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डिफरेंट वेदर्स में जो भी अपने पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करते हैं उसमें क्या करें, हम उन्हें अप्लाई कर सकें। कमिंग टू नेक्स्ट फैक्टर दैट इज़ इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपका प्लास्टर कैसा होना चाहिए। कोई भी मटेरियल है, जब हम जनरल परसेप्शन की बात करें तो हम यही सोचते हैं कि किसी भी मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली ना हो। तो जाहिर सी बात है एक ऐसा प्लास्टर जो कि चीप इन नेचर होगा उसे हम प्रीफर करेंगे अगर उससे हम जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं वो हमें मिल रहा हो। मीन्स बाकी फैक्टर्स जैसे कि वो एडहेयर कर रहा है, उसके अंदर हार्डनेस है, उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी है, वो वर्केबल है और ये साथ में डिफरेंट वेदर कंडीशंस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सो उस केस में हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे दैट इट शुड बी चीप। ये चीप होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो एक फैक्टर देखने को मिलता है कि जो हमारी वॉल्स हैं जो कि आपकी एक्सपोज्ड हैं, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि वाटर पेनिट्रेट करें, वाटर एक साइड से दूसरे साइड से पेनिट्रेट करे, तो ये उसे भी चेक करें। मीन्स इसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वाटर को पास ना करने दे उस पर्टिकुलर सरफेस से ना। इट शुड इफेक्टिवली चेक द पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ मोटार्स फॉर प्लास्टरिंग। अब बात करेंगे कि हम जो प्लास्टर यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हम प्लास्टरिंग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके लिए जो डिफरेंट टाइप्स के मोटार अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे 3 डिफरेंट मोटार्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ लाइम मोटार। ये किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जा रहा है, ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन है यहाँ पे हम किस बाइंडिंग मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली फर्स्ट वन इज़ लाइम मोटार, सेकेंड वन इज़ सीमेंट मोटार एंड थर्ड वन इज़ लाइम सीमेंट मोटार। सो थर्ड वन क्या है वो आप देख सकते हो कि आपके पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन है। मीन्स यहाँ पे हम लाइम भी और सीमेंट दोनों को एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ये देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गवर्न करते हैं, मीन्स किसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, किस टाइप के मोटार को सेलेक्ट करेंगे। तो जो फैक्टर्स गवर्न करते हैं उसमें ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। इट्स ऑब्वियस कि अगर आप कभी कोई मटेरियल को यूज़ करना चाहते हो तो सबसे हमारा जो प्राइमरी फैक्टर होगा ये देखना होगा कि क्या वो मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अवेलेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। मीन्स अगर हम लाइम मोटार यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्या उस पर्टिकुलर एरिया में लाइम मोटार अवेलेबल है, या अगर वहाँ नहीं है तो क्या हम बाहर से अवेल करा पा रहे हैं, नहीं। तो अवेलेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट ये है ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट। सो किस एक्सटेंड की ड्यूरेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें लाइम और सीमेंट मोटार में, तो जो हाईली ड्यूरेबल आपका प्लास्टर या हाईली ड्यूरेबल जो मोटार है वो आपका सीमेंट मोटार है। सो किस एक्सटेंट पे ड्यूरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है हम उसको भी कंसीडर करेंगे, और किस एक्सटेंट की फिनिशिंग रिक्वायरमेंट है। मीन्स जो हमारा एक फिनिशिंग रिक्वायरमेंट है वो भी फैक्टर है, क्योंकि डिफरेंट जो मोटार्स आपके सामने हैं उनसे हम डिफरेंट एक्सटेंट्स ऑफ फिनिशिंग देखते हैं। तो जो भी हमारे एक्सटेंट है उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, मोटार्स को सिलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड वेरिएशन इन द वेदर। अब जहाँ पे हमें यूज़ करना है वहाँ का वेरिएशन वेदर में कैसा है, वहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसे हैं, सो उसको भी देखते हुए हम क्या करते हैं, मोटार को सजेस्ट करते हैं कि हमें किस मोटार को यूज़ करना चाहिए। और एंड द थर्ड वन इज़ द लोकेशन ऑफ सरफेस। क्या वो आपका जो भी प्लेस है या जो पॉइंट जहाँ पे आप मोटार को यूज़ कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ प्लास्टरिंग, क्या वो इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। जाहिर सी बात है अगर एक रूम होगा, अगर वो इंटीरियर सरफेस होगा तो अगर वो लेस ड्यूरेबल होगा तो भी हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं, हमें उसे प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन एक्सटीरियर वॉल पे
हमें हमेशा हाईली ड्यूरेबल प्लास्टर को सजेस्ट करना चाहिए। सो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको कि हम कंसीडर करेंगे जब भी हम मोटार सेलेक्ट कर रहे हो ना। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट मोटार दैट इज लाइम मोटार। अब लाइम मोटार की बात करें, सो व्हाट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइम मोटार। तो बेसिकली लाइम मोटार हमारा मिक्सचर होता है किसका, एक तो लाइम का, जाहिर सी बात है यहाँ पे लाइम प्रेजेंट होगा, और उस लाइम में भी हम सारे लाइम्स को नहीं यूज़ करते हैं। उसमें जो प्रीफर किया जाता है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। बेसिकली हमारे लाइम 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो प्लास्टर पर्पस में, जो है प्लास्टिंग पर्पस में मोटार प्रिपेयर करते हो जो यूज़ किया जा रहा है, वो या तो आपका फैट लाइम हो सकता है या तो हाइड्रोलिक लाइम हो सकता है। बट मैक्सिमम केसेस में हम फैट लाइम को ही प्रीफर करते हैं। उसके पीछे भी रीज़न है कि वाई वी ऑलवेज प्रीफर फैट लाइम। अब हाइड्रोलिक लाइम में क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे जो स्लैकिंग होगा, स्लैकिंग का टाइम बढ़ जाता है। अब स्लैकिंग क्या है, बेसिक आप लाइम में जब वाटर मिक्स कर रहे हो, सो ये प्रोसेस वाटर मिक्स करना, वाटर मिक्स करने के बाद वहाँ पे देखते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज़ हो रहा है, मीन्स वहाँ पे हाइड्रेट हो रहा है, वहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है। सो और वो एक्सपैंड करते हैं, जब भी आपका लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो एक्सपैंड करेगा। सो अगर कुछ पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं तो वो हाइड्रेट होने में, वो स्लैक होने में टाइम कंज्यूम करते हैं, और वो टाइम हो सकता है आपका 6 to 8 मंथ। सो अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है देन उस लाइम को हम प्रिफर कर रहे हैं, तो देन चांसेस क्या होगा, वहाँ पे चांसेस ये होगा कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लास्टर में हमारे क्रैक्स आ जाएगा जब ये क्या करेंगे, ये स्लैक करेंगे और अपने वॉल्यूम को एक्सपैंड करेंगे। सो इस वजह से क्या करते हैं, हम हाइड्रोलिक लाइम्स को भी प्रिफर कम करते हैं। जो मोस्ट प्रिफर्ड लाइम है दैट इज़ योर फैट लाइम, ठीक है। सो फैट लाइम हम प्रिफर करते हैं। अब लाइम के अलावा दूसरा मटेरियल क्या प्रेजेंट होता है, सो लाइम के अलावा जो हमारा नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज योर सैंड। यहाँ पे सैंड प्रेजेंट होता है। सो व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ लाइम एंड सैंड। सो ये रेशियो होता है आपका, वेरी करता है 1:3 to 1:4 फॉर फैट लाइम। अगर हम फैट लाइम प्रिफर कर रहे हैं तो दैट रेशियो कैन वेरी फ्रॉम 1:3 to 1:4, वेयर 1 इज द अमाउंट ऑफ लाइम एंड 3 इज द रेशियो ऑफ सैंड, ओके। और जब हम हाइड्रोलिक लाइम प्रिफर कर रहे हैं या कंकल लाइम प्रिफर कर रहे हैं, उस केस में जो रेशियो होता है दैट शुड बी 1:2, मीन्स आपका 1 जो होगा वो आपका लाइम होगा एंड दैट इज हाइड्रोलिक लाइम, एंड ट्वाइस टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिक लाइम आपका क्या होगा, वहाँ पे सैंड प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट और ऐड करते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम उसकी बाइंडिंग एबिलिटी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, मीन्स आप किसी भी सरफेस पे अप्लाई कर रहे हो तो वो बाइंड जो करे, जो बॉन्ड मिले वो आपका हायर एक्सटेंड का हो, मीन्स हम उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या यूज ऐड करते हैं, हम गूगल ऐड करते हैं, और ये जो गूगल है उसका जो रेट है दैट रेट इज़ 1.6 kg पर क्यूबिक मीटर ऑफ मोटार, मीन्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ मोटार में हम लोग 1.6 kg ऑफ गूगल ऐड करते हैं, जो कि आपकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ कर देता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करता है। इसके साथ ये है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है लाइम मोटार में, जब हम इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना चाहें, टेंसाइल स्ट्रेंथ या उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करना चाहें, सो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं चॉप्ड हेम्प। सो चॉप्ड हेम्प ऐड करने से क्या मिलेगा, आपकी एडहेसिव प्रॉपर्टी एज वेल एज टेंसाइल प्रॉपर्टी विल इंक्रीज, एंड द अमाउंट विथ शुड बी एडेड फॉर दैट पर्पज is 1 kg per cubic meter of the mortar, means chopped hemp should be added in ratio of 1 kg per cubic mortar, means हर एक क्यूबिक मोटार में हम लोग 1 kg ऑफ चॉप्ड हेम्प ऐड करेंगे, जिनसे कि आपकी दो प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज हो जाएंगी और जो चांसेस हैं कि आपके प्लास्टर में क्रैकिंग है वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज सीमेंट मोटार। अब जब सीमेंट मोटार की बात करते हैं तो जनरली जो हमारे एक्सटीरियर वॉल्स हैं, जो आपके एक्सटीरियर सर्फेसेस हैं, उस केस में हम सीमेंट मोटार्स को प्रीफर करते हैं ना, ओके। सीमेंट मोटार को क्यों प्रीफर करें, क्योंकि जनरली दे एक्ट लाइक अ नॉन एब्जॉर्बेंट। नॉन एब्जॉर्बेंट मीन्स ये वाटर बहुत ही कम एब्जॉर्ब करते हैं। सो वाटर कम एब्जॉर्ब करेंगे, सो जाहिर सी बात है जो हमारी लाइफ है स्ट्रक्चर की वो इंक्रीज़ कर जा रही है ना। और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सीमेंट मोटार जो है हमारा वो मच स्ट्रॉन्गर देन लाइम मोटार है। सो इस वजह से एक्सटीरियर वॉल्स में हमेशा हम सीमेंट मोटार को प्रेफर करते हैं। मिक्स प्रपोर्शंस की बात करें या कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो सीमेंट मोटार में बेसिकली सीमेंट एंड सैंड प्रेजेंट होता है, और जो रेशियो होता है दैट वेरीज फ्रॉम 1:4 to 1:6 डिपेंडिंग अपॉन हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो ये रेशियोज़ जो हैं वो आपके चेंज हो सकते हैं, मीन्स
वैरी करेंगे 1:4 टू 1:6 तक। और जो सैंड यूज़ कर रहे हैं तो देखना ये होता है कि जो सैंड हो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ एंड सैंड शुड बी क्लीन, कोर्स और एंगुलर। सो ये प्रॉपर्टी आपको सैंड के अंदर देखने को मिलनी चाहिए, उसी सैंड को प्रेफर करेंगे तो वी विल गेट बेटर बॉन्ड या बेटर स्ट्रेंथ। ओके, और जब भी हम इसको अप्लाई करने की बात करेंगे तो आफ्टर मिक्सिंग सीमेंट एंड सैंड जब हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो कोशिश ये की जाए और ये इंश्योर करना चाहिए हमें कि हम उसे कितने टाइम में यूज़ करें। जो टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है वो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। मीन्स जो सीमेंट यूज़ कर रहे हैं इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम होगी जब वो क्या करेगा, वो आपका धीरे धीरे प्लास्टिसिटी को लूज़ करना शुरू करेगा ना। सो उस टाइम के पहले ही हमें सीमेंट मोटार को कंज्यूम कर लेना चाहिए, अपने जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई करना है वहाँ पे हम अप्लाई कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है अब लाइम सीमेंट मोटार। सो लाइम सीमेंट मोटार में जस्ट यहाँ पे कुछ और हमें बेनिफिट्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि जो हमारी लाइम की प्रॉपर्टी है वो भी इसमें मिलेगी और जो आपके सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। जनरली होता क्या है, जो हमारे सीमेंट मोटार्स हैं इनके अंदर सफिशिएंट प्लास्टिसिटी नहीं होती है, सो दे डजंट पोजेस सफिशिएंट प्लास्टिसिटी। सो ये सफिशिएंट प्लास्टिसिटी नहीं है, सो वो प्लास्टिसिटी ऑब्टेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लाइम ऐड कर रहे हैं, और लाइम ऐड करने के बाद हमें प्लास्टिसिटी भी मिल जाती है और जो रिजल्टिंग सरफेस होता है वो आपका स्मूथ प्लास्टर सरफेस जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट होगा दैट कंसिस्ट ऑफ लाइम, सैंड एंड सीमेंट। सो यहाँ पे हमें ये तीन डिफरेंट आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं एंड इनका रेशियो कितना होना चाहिए। सो द रेशियो वेरीज फ्रॉम 1:6 1। सो यहाँ पे 1 आपका सीमेंट है, ये 1 आपका लाइम है एंड द 6 इज योर सैंड। और ये रेशियो वैरी कर सकता है आपके दो और डिफरेंट रेशियोज़ में, बट जो प्रिफर्ड है वो आपका है 1:1:6। सो हम जनरली इसे ही प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट अब है रिकमेंडेड मोटार मिक्सेस। अब जाहिर सी बात है डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, उन अलग अलग सिचुएशंस में हम किस मोटार को यूज़ करेंगे और उनका क्या रेशियो होना चाहिए ना। सो जनरली जब हम बात करते हैं आपके एक्सटर्नल प्लास्टर्स की, जो भी आपके सरफेस जहाँ वॉल्स हैं जहाँ पे हम एक्सटर्नली एक्सपोज्ड हैं, जब हम उनकी बात करेंगे और वहाँ पे जो रेनफॉल है वो लेस देन आपका 500 mm पर ईयर है ना, और सब सॉयल वाटर इज नॉट विद इन 2.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। सो उस केस में जो हमारा बिलो डीपीसी कंपोजिशन होगा मोटार का 1:6 हो सकता है, या तो 1 सीमेंट 2 लाइम और 9 सैंड हो सकता है। सो ये वेरिएबल्स हमें यहाँ पे रेशियोज देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग सिचुएशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखें, जब हमें इंटरनल प्लास्टर की बात करनी है तो इंटरनल प्लास्टर के केस में जनरली हम वहाँ पे आप लाइम प्लास्टर को प्रेफर कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं है एटमॉस्फेयर से। सो वहाँ पे हम सीमेंट से थोड़ी सी कम क्वालिटी के मोटार्स को प्रेफर करेंगे, जो कि आपका लाइम मोटार है। उनके रेशियोज़ वेरी कर सकते हैं 1:2 मीन्स 1 लाइम 2 सैंड, और इसके साथ साथ आप वहाँ पे सीमेंट मोटार्स को भी प्रेफर कर सकते हो, बट देयर रेशियो कैन वेरी। और यहाँ पे जो रेशियो देखने को मिलता है दैट इज़ 1:3। सो ये रेशियोज आपके वेरी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन प्लास्टरिंग वर्क्स। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमें देखने को मिलेगा जब आगे हम डिस्कस करेंगे इनके प्रिपरेशन की और जब इन्हें अप्लाई करने की बात करेंगे। सो फर्स्ट हम देखने को मिलता है बैकग्राउंड। व्हाट इज बैकग्राउंड? सो बैकग्राउंड क्या है, जब हम प्लास्टरिंग की बात करते हैं तो जिस सरफेस पे हम प्लास्टर अप्लाई करने जा रहे हैं उस सरफेस को हम बैकग्राउंड बोल रहे हैं ना। सो इट इज़ द सरफेस टू विच फर्स्ट क्लोज ऑफ प्लास्टर इज अप्लाइड। नेक्स्ट वन इज ब्लिस्टरिंग। जब हम ब्लिस्टरिंग की बात करते हैं तो व्हाट ब्लिस्टरिंग मीन्स, सो जैसा कि हमें पता है कि कुछ पोर्शन आपके लाइम के अनस्लैग्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब अनस्लैग्ड फॉर्म में रेसिड्यू है अगर आपके प्लास्टर में, तो क्या होगा, वो टाइम के साथ स्लैकिंग पोज करेंगे, और जब स्लैकिंग पोज करेंगे तो वहाँ पे हमारे को स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सो ब्लिस्टरिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ लोकल स्वेलिंग, और ये जो लोकल स्वेलिंग है वो किसकी वजह से है, अनस्लैग्ड लाइम के प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट आपका क्रैकिंग है। क्रैकिंग में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे 1 और मोर फिशरीज देखने को मिलते हैं, और ये जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है किस वजह से देखने को मिल रही है, ड्यू टू मूवमेंट इन द बैकग्राउंड। जो आपका बैकग्राउंड है उसके मूवमेंट की वजह से, या जो भी आपके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें मूवमेंट की वजह से, तो जो आपकी फिशरीज क्रिएट हो उसे हम बेसिक क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेजिंग। अब क्रेजिंग क्या है, तो क्रेजिंग जो टर्म है इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ हेयर क्रैक्स। यहाँ पे क्या होगा, आपके हेयर क्रैक्स डेवलप होते हैं, और ये हेयर
जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं वो जनरली इरेगुलर पैटर्न है, मीन्स एक ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जिसमें कि फॉलो करते हुए डेवलप हो। किस पे डेवलप होंगे? ओवर द फिनिश सरफेस, जो हमारा फिनिश सरफेस मिल रहा है आफ्टर प्लास्टरिंग उस पर हेयर क्रैक्स डेवलप होंगे, तो उन हेयर क्रैक्स को हम क्या बोलेंगे? उसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज योर क्रेजिंग। अब डबिंग कोट क्या है? अब डबिंग कोट जनरली जो हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो अगर बैकग्राउंड पे वहाँ पे आपके होल्स प्रेजेंट है, हॉलो स्पेसेस प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं? उन्हें फिल करते हैं। उन्हें फिल करने के प्रोसेस में जो हम एक कोट अप्लाई कर रहे हैं ना, सो उस पर्टिकुलर कोट को हम डबिंग कोट बोलते हैं। एंड व्हाट इज फिनिशिंग कोट? फिनिशिंग कोट जो आपका फाइनल कोट है, सो जो फाइनल कोट है, फाइनल कोट इज नोन एज योर फिनिशिंग कोट। इस कोट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि सिटिंग कोट या स्किमिंग कोट। नेक्स्ट वन इज फ्लैकिंग। अब फ्लैकिंग क्या है? फ्लैकिंग में ये है कि जो भी हमारे बेसिक प्लास्टर्ड अप्लाइड है वो क्या हो जाए? वो सेपरेट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ, अब जब सेपरेट होंगे आपके बेसिक प्रीवियस कोट से, तो वहाँ पे हमें पैचेस देखने को मिलेंगे ना। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्केलिंग अवे पैचेस ऑफ द प्लास्टर ऑफ द प्रीवियस कोट। सो यहाँ पे आपके जो प्लास्टर्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज हैकिंग। अब हैकिंग में क्या होता है? हैकिंग जनरली हम करते क्या है, जब भी पहले एक कोट अप्लाई किया, उसके बाद जब नेक्स्ट कोट अप्लाई करने की बात करते हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि कोट के बाद आपको कैसा सरफेस मिलेगा? हमें स्मूथ सरफेस मिलेगा। अब स्मूथ सरफेस पे आप जब दूसरे कोट को अप्लाई करने की बात करोगे तो बॉन्ड प्रॉपर नहीं बनेगा। सो प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए क्या करते हैं? हम रफ बैकग्राउंड की बात करते हैं, हम उसमें उस सरफेस में थोड़ी सी रफनेस इंक्लूड करने की बात करते हैं। सो ये जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं? हैकिंग बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज लैटेंस। अब लैटेंस क्या है? जनरली ये देखने को मिलता है कि अगर हम कभी मोटार प्रिपेयर करें, और मोटार प्रिपेयर करने के बाद जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं और उस सरफेस पे आपको एक पतली सी सरफेस मिल जाए, किसकी? सीमेंट की ना। मीन्स अगर आपने मोटार बनाया और मोटार बनाने के बाद टॉप पे सीमेंट इकट्ठा हो जाए, सीमेंट एज वेल एज मोटार, तो सीमेंट एज वेल एज वाटर, तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जो हमें एक पतली सी लेयर मिलेगी वो किसकी मिलेगी? सीमेंट की मिलेगी। सो इस पर्टिकुलर लेयर को हम लोग लैटेंस बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज पीलिंग। अब व्हाट इज द टर्म पीलिंग? तो पीलिंग क्या होता है? बेसिकली डिसलॉजिंग ऑफ द प्लास्टर वर्क। सो बैकग्राउंड से जब आपके प्लास्टर वर्क सेपरेट होने लगेंगे तो उसे हम लोग पीलिंग बोलेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज अंडर कोट। सो अंडर कोट क्या है? सो दीज आर द कोट्स ऑफ प्लास्टर अप्लाइड अंडर द फिनिशिंग कोट। सो फिनिशिंग कोट के नीचे जो भी आपके कोट्स होंगे उनके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे दैट इज अंडर कोट। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ कोट्स ऑफ प्लास्टर। मीन्स जब भी हम प्लास्टर अप्लाई करेंगे तो हमें कितने नंबर ऑफ कोट्स प्रीफर करने चाहिए? सो ये जो बेसिक नंबर ऑफ कोट्स है ये डिपेंड करता है कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है ना, जिस बैकग्राउंड पे हमें अप्लाई करना है वो कैसा है, आपकी जो वॉल है वो किस नेचर के हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका स्टोन मैसनरी होगा सो नंबर ऑफ कोट विल बी डिफरेंट, अगर आपकी ब्रिक मैसनरी होगी नंबर ऑफ कोट विल बी डिफरेंट, या आपकी स्टोन मैसनरी या ब्रिक मैसनरी है सो द थिकनेस ऑफ प्लास्टर विल ऑल्सो बी डिफरेंट। अब लाइम मोटार है या आपके सीमेंट मोटार है, सो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कोट्स जो वैरी करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका जिस बैकग्राउंड पे अप्लाई करना है, आपके वॉल कंस्ट्रक्शन कैसा है, सो ये उस पर गवर्न होता है। ओके, जनरली जो देखा जाता है, जनरली ये देखा जाता है कि प्लास्टरिंग करते वक्त या तो हम सिंगल कोट प्लास्टर अप्लाई करें, या तो डबल कोट करें, या तो ट्रिपल कोट करें। सिंगल कोट की बात करते हैं तो सिंगल कोट तब प्रीफर किया जाता है जब हमें इन्फीरियर क्वालिटी, जो हमारा पर्पस है कि हमें एक इन्फीरियर नेचर का सरफेस मिल जाए तो भी वो ओके होगा। सो इन्फीरियर वर्क के लिए हम सिंगल कोट प्रीफर करेंगे, और टू कोट या ट्रिपल कोट, टू कोट या हम ट्रिपल कोट को नॉर्मली जब एक स्मूथ सरफेस चाहते हैं, मीन्स प्रॉपर वर्क चाहते हैं, उस केस में प्रीफर करेंगे। जनरली बात आती है लाइम प्लास्टर की। सो लाइम प्लास्टर के केस में हम जब भी प्लास्टरिंग करेंगे उस केस में हमारी प्लास्टरिंग 3 कोट्स में होगी। सीमेंट प्लास्टर में ये 2 कोट भी हो सकता है और 3 कोट भी हो सकता है, मीन्स दे कैन बी इधर इट कैन बी 2 कोट और 3 कोट। जो हमारा फर्स्ट कोट होता है, फर्स्ट कोट को हम अंडर कोट या तो रेंडरिंग कोट भी बोलते हैं। इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस ये है कि जो आपके पास बैकग्राउंड है उसे इवन करना, मीन्स आपको एक इवन सरफेस मिल सके, अनइवननेस जो है वहाँ पे प्रेजेंट उसे हम रिमूव कर सके, जो आपके वॉल हैं उन पे एक बेसिक सील प्रोवाइड कर सके और कुछ एक्सटेंट तक रेन के पेनिट्रेशन को रोक सके। सो ऐसे कोट को हम बेसिक क्या बोल रहे हैं? अंडर कोट, फर्स्ट कोट या तो रेंडरिंग कोट बोल रहे हैं। सेकंड कोट इज नोन एज फ्लोटिंग कोट। सेकंड कोट को हम फ्लोटिंग कोट बोलते हैं। फ्लोटिंग कोट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आपके फर्स्ट और थर्ड कोट के बीच में फ्लोट करे, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ फ्लोटिंग कोट। नेक्स्ट वन इज द थर्ड कोट, दैट इज योर फाइनल कोट। अब फाइनल कोट है तो फाइनल कोट से हमें क्या मिलेगा? स्मूथ सरफेस देखने को मिलेगा। सो दैट इज योर फाइनल कोट। थिकनेस की बात करें, कितना थिकनेस होना चाहिए, तो जो एवरेज थिकनेस है आपके रेंडरिंग कोट
एंड फ्लोटिंग कोट का 10 to 15 mm होना चाहिए एंड रेंडरिंग कोट का 6 to 9 mm. सो रेंडरिंग कोट विल बी 10 to 15 mm, फ्लोटिंग कोट विल बी 6 to 9 mm. एंड द फाइनल कोट, जब फाइनल कोट की बात करेंगे 2 to 3 mm थिकनेस होती है. सो बेसिक पर्पस फाइनल कोट का क्या है, सिर्फ एक स्मूथ सरफेस ऑफर करना है. इसलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इनकी थिकनेस है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू जो हमारे बाकी दो अदर कोट्स देखने को मिल रहे हैं. अगर हम प्लास्टरिंग सिंगल लेयर में कर रहे हैं, सिंगल कोट में कर रहे हैं, सो उस केस में थिकनेस जो है आपकी वो 12 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 6 mm. इट शुड बी इन रेंज ऑफ 6 mm to 12 mm. ओके, नेक्स्ट वन इज जो हमारे नंबर ऑफ कोड्स एंड डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, सो वो कैसे वो गवर्न होता है या कैसे डिफरेंट बैकग्राउंड्स पे हमारा वेरिएशन जो देखने को मिलेगा वो कैसे एग्जिस्ट करता है. तो जो हमारे स्टोन वर्क है यहाँ पे हम जनरली 3 और 2 कोड प्रेफर करते हैं. जब भी हम ब्रिक वर्क की बात करेंगे या तो हॉलो क्ले टाइल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ कोड्स 3, 2 या 1 हो सकते हैं. उसी तरीके से अगर हम वुड या वुड स्लैब की बात करें तो अगेन 3 और 2 कोट्स, कॉर्क स्लैब की बात करें तो 2 और 1 कोट्स. तो ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हमारा बैकग्राउंड चेंज होगा वैसे वैसे हमारा बेसिक जो नंबर ऑफ कोट्स है वो चेंज होता रहेगा. सो दीज ऑल आर द डिफरेंसेस. थैंक यू.